हेलो दोस्तों, इस वीडियो में ट्रिपल सी एग्ज़ाम से रिलेटेड 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो में आज देखेंगे। इसमें जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं वो चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। मतलब पहले चैप्टर से 10 क्वेश्चंस होंगे, आगे के जो 11 से लेकर 20 तक की क्वेश्चंस होंगे वो सेकंड चैप्टर से होंगे। तो इस तरीके से चैप्टर वाइज आप इस वीडियो में सारे क्वेश्चंस को समझेंगे। इससे क्या होगा, आपका जो सिलेबस होता है ट्रिपल सी का, उसका भी आप पूरा रिवीजन एक तरीके से इस वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 से सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास में है 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। इसमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है। तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जनरेशन, ये चैप्टर 1 से बहुत ज़्यादा पूछ। तो मॉनिटर हमारा एक आउटपुट डिवाइस होता है जिसमें हम विजुअल्स वगैरह देखते हैं। कीबोर्ड यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ये हमारा एक इनपुट डिवाइस है जिसकी मदद से हम कंप्यूटर को डेटा भेजते हैं, इंफॉर्मेशन भेजते हैं। स्पीकर, प्रिंटर, ये भी हमारे क्या हो जाएंगे, आउटपुट डिवाइसेस के एग्जाम्पल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर का कौन सा भाग मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है। कंप्यूटर ब्रेन के रूप में हम किसको बोलते हैं। तो जो रैम होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये एक वोलेटाइल मेमोरी होती है। जब भी हम कंप्यूटर पे काम करते हैं तो सबसे पहले डेटा हमें रैम पर ही लोड होकर के आता है। इस वीडियो में जो ऑप्शंस हैं उनको भी हम लोग देखेंगे। तो जो 100 हम क्वेश्चंस रखे हुए हैं उसके साथ उसके जो ऑप्शंस हैं वो भी हम लोग समझेंगे। तो इस तरीके से आपके लगभग 400 क्वेश्चन इसमें आपके कवर हो रहे होंगे। नेक्स्ट आता है, इसमें ऑप्शन दिया गया हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क भी एक तरीके से हमारा स्टोरेज डिवाइस होता है। सीपीयू यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसको बोलते हैं, सीपीयू को। यही क्या करता है, सारे कमांड्स को एग्जीक्यूट करता है, उनको रन करता है। जितने भी काम हमारे होते हैं, कैलकुलेशन वगैरह के जो भी ऑपरेशन होते हैं वो सारे हमारा सीपीयू ही करता है। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। मॉनिटर क्या है, आपका एक तरीके से आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। नॉट यहां पर लगा है तो इसको आपको समझना होगा, इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है। विंडोज हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसकी मदद से सारे जो लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स वगैरह होते हैं वो चलते हैं। लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका भी यूज हम लोग कंप्यूटर वगैरह में करते हैं। मैक भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। एमएस वर्ड जो है यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा। ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। एमएस एक्सेल जो होता है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एंटीवायरस भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। फोटोशॉप भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। विंडोज जो यहाँ पर है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रैम का पूरा नाम क्या होता है। तो रैम का पूरा नाम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सी मेमोरी नॉन वोलाटाइल होती है। इसमें से कौन सी मेमोरी है जो नॉन वोलाटाइल है। इसका मतलब है कि अगर आप सिस्टम को शट डाउन कर देंगे तब भी जो कमांड्स होंगे वो उस मेमोरी में स्टोर रहेंगे। तो रैम, जैसे अभी हमने बताया, एक वोलाटाइल मेमोरी होती है जिसके अंदर जो डेटा होता है वो तुरंत चला जाता है। रोम यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा। अगर आप पावर ऑफ भी करते हैं तो रोम के अंदर रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म है। इसके अंदर जो डेटा रहेगा वो उसी में रहेगा, वो उसमें से रीसेट नहीं होता है। कैश मेमोरी जो होती है, रजिस्टर मेमोरी जो होती है, इनमें भी डेटा कुछ टाइम के लिए स्टोर होता है जब तक कि आप काम कर रहे होते हैं उस चीज़ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए किस शॉर्ट की का यूज़ हम लोग करते हैं। तो F5 फंक्शन की का यूज़ हम लोग करते हैं अगर हमें रिफ्रेश करना है वेब पेज को। अगर हमें रीनेम करना होता है, किसी फाइल या फोल्डर को रीनेम करना है, तो आप F2 फंक्शन की यूज़ करेंगे। F1 की मदद से आप हेल्प का यूज़ कर सकते हैं। कई सारी एप्लीकेशन होती है, वहाँ पे F1 का जो यूज़ होता है वो हेल्प डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए होता है। अलग अलग जो एप्लीकेशंस होती है उन पे जो शॉर्ट कीज होती है वो अलग अलग काम कर रही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 9। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रोग्रामिंग भाषा है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसमें से कौन सी है। HTTP एक हमारे पास प्रोटोकॉल होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसको बोलते हैं। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जब आप कोई फाइल वगैरह एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं तब आप FTP के माध्यम से भेजते हैं। IP इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका हो जाएगा HTML। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है जिसकी मदद से हम लोग वेब पेज वगैरह डिजाइन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक लोकप्रिय डिजिटल वॉलेट है। इसमें से कौन सा डिजिटल वॉलेट का एग्जांपल है। चेक एक डिजिटल वॉलेट नहीं होता है, उस पर तो हम अमाउंट अपना लिखते हैं। कैश भी कोई डिजिटल वॉलेट नहीं है। पेटीएम हमारा डिजिटल वॉलेट है जहां पे हम अपने रुपए वगैरह रख सकते हैं, डिजिटली डिजिटल करेंसी को रख सकते हैं। बैंक स्लिप भी कोई हमारा डिजिटल वॉलेट नहीं होता है, वो तो एक कागज होता है जिसमें हम लोग अपनी विड्रॉ या रिसीव का जो अमाउंट होता है वो उस पर लिखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल कौन सा है? एमएस वर्ड हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। विंडोज जो है ये एक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। गूगल क्रोम जो है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। गूगल क्रोम आपका वेब ब्राउजर होता है जिस पर आप चीज़ें सर्च करते हैं, और सर्च करने के बाद जो एप्लीकेशन ओपन होती है वो गूगल क्रोम पर ओपन होती है। फोटोशॉप हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन कार्य क्या होता है? ये चैप्टर 2 से आपके क्वेश्चन सारे अब चल रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है? सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना, ये तो करता ही है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, काम करेगा ही। यूजर ऑथेंटिकेशन चेक करना, ये भी काम करता है। इंटरनेट ब्राउजिंग करना, तो ये तो ब्राउजर्स हमारे करते हैं। तो यहाँ पे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करना इसका मेन काम होता है। ये आपसे क्वेश्चंस कई तरीके से पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। इसमें से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की तरफ से ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया? लिनक्स को आपके लिनस टोरवाल्ड ने बनाया था। ये क्वेश्चन भी। निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? ओपन सोर्स का मतलब होता है जो फ्री एक तरीके से हो, तो विंडोज, मैक या जो iOS होते हैं ये हमारे सारे पेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, लेकिन वही जो लिनक्स है ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल होता है। क्वेश्चन नंबर 15, GUI का पूरा नाम क्या होता है? दो तरह के इंटरफेस होते हैं, मतलब अगर आप कंप्यूटर के पास बैठे हैं तो उससे दो तरीके से आप काम करवा सकते हैं। या तो कंप्यूटर आपका GUI होगा या CUI होगा। GUI ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिसमें ग्राफिकली मतलब सारी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं। जैसे विंडोज़ में है तो आपको सारी आइकन वगैरह दिखाई देते हैं। फ़ोन आपके पास एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है तो उसमें सारे आइकन वगैरह दिखाई देते हैं, उस पर क्लिक करके आप काम करते हैं तो आपके सारे काम हो जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से। जो CUI ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, कमांड यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, उसमें सारी चीज़ें आपको टाइप करनी पड़ती है, उसमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है लिखा हुआ, तो CUI ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, तो ये फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 16, मोबाइल फोन में किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? तो हम सभी लोग जानते हैं उसमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जो आईफोन्स होते हैं उसमें आई ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। डॉस का फुल फॉर्म डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो जैसे नाम से यहाँ पर बताया गया रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम RTOS। RTOS हमारे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो रियल टाइम डेटा को प्रोसेस करते हैं। बाकी जो दिए गए विंडोज 10, लिनक्स, उबंटू, MS DOS, ये भी सारे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के ही एग्जाम्पल हैं। डॉस में फाइल की सूची को देखने के लिए कौन सा कमांड हम लोग यूज़ करते हैं? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर हम फाइल की सूची देखना चाहते हैं कौन कौन सी फाइल हमारे पास में है, तो उसकी लिस्ट देखने के लिए आप लोग dir कमांड का यूज़ करते हैं। dir का फुल फॉर्म एक तरीके से होता है डायरेक्टरीज, जो हमारी फोल्डर होते हैं उनको डायरेक्टरी बोलते हैं, तो आप उससे भी याद रख सकते हैं। डॉस में फाइल को देखने के लिए जो सूची लिस्ट होती है उसको देखने के लिए आप dir कमांड यूज़ करते हैं, जिसकी मदद से जितने भी फोल्डर होंगे, फाइल्स होंगी, वो सारे आप देख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड इन एप्पल। एप्पल कंप्यूटर्स में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है? तो जो एप्पल के फोन होते हैं उसमें आई ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है, इसीलिए उनको आईफोन बोलते हैं। लेकिन जो एप्पल के कंप्यूटर्स होते हैं उसमें आपने ज्यादातर देखा होगा मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है, मैक OS उसके अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ कर्नल इन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नल का मेन कार्य क्या होता है? तो मेन जो काम होता है कर्नल का वो प्रोसेस को मैनेज करने का काम होता है। प्रोसेस को मैनेज करता है हमारा कर्नल। फाइल मैनेजमेंट, यूजर ऑथेंटिकेशन, एंटीवायरस को भी प्रोटेक्ट करना, ये भी सारे काम होते हैं, लेकिन प्रोसेस को मैनेज करना सबसे मेन काम होता है कि कौन से टास्क को पहले प्रोसेस करना है, कौन से टास्क को बाद में प्रोसेस करना है, कौन सा डेटा कहाँ जाएगा, कहाँ से आएगा, इस सब को मैनेज करने का मेन काम हमारे कर्नल का होता है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है? तो MS वर्ड हमारा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल होता है। MS एक्सेल जो है ये स्प्रेडशीट का एक एग्जाम्पल है। MS एक्सेल हो गया, MS एक्सेस हो, MS कैल्क हो गया, जो हमारे पास लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है वो भी हमारा स्प्रेडशीट का ऑप्शन होता है। MS वर्ड हो गया, लिब्रे ऑफिस राइटर, ये हमारे वर्ड प्रोसेसिंग के एग्जाम्पल होते हैं। MS पावर पॉइंट हो गया या लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस हो गया, ये हमारे प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। MS एक्सेस हमारे पास में होता है। ऐसे ही लिब्रे ऑफिस में बेस सॉफ्टवेयर होता है, ये हमारे डेटाबेस के सॉफ्टवेयर होते हैं, DBMS इनको हम लोग बोलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज के लिए कौन सा फाइल एक्सटेंशन यूज किया जाता है? तो एमएस वर्ड में कौन सा फाइल एक्सटेंशन यूज होता है? तो डॉट डीओसी, ये एक्सटेंशन नेम हम लोग यूज करते हैं। एक्सटेंशन नेम क्या होते हैं? किसी भी फाइल के टाइप को बताने के लिए एक्सटेंशन नेम यूज किया जाता है। इसमें डॉट एक्सएलएस ये एक्सेल का एक्सटेंशन नेम है, डॉट पीपीटी ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का एक्सटेंशन नेम है, डॉट टीएक्सटी ये नोटपैड का एक्सटेंशन नेम होता है, वहीं डॉट डॉक्स ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक्सटेंशन नेम है। क्वेश्चन नंबर 23, विच फीचर इन वर्ड प्रोसेसिंग इज यूज टू चेक स्पेलिंग एरर? स्पेलिंग एरर को चेक करने के लिए हम इसमें से कौन से ऑप्शन का यूज करते हैं? फाइंड एंड रिप्लेस नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा। इसकी मदद से हम कोई भी वर्ड उसमें ढूंढ सकते हैं और उसको चेंज कर सकते हैं। वर्ड काउंट की मदद से हम वर्ड वगैरह काउंट कर सकते हैं कितने लिखे हुए हैं। ग्रामर टूल, ऐसा कोई भी टूल उसमें नहीं होता है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा आपका स्पेल चेक। स्पेल चेक ऑप्शन की मदद से आप स्पेलिंग की जो गलतियां होंगी उनको चेक कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, विच शॉर्ट की इज यूज टू सेव अ डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड? एमएस वर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट को सेव करने की शॉर्ट की क्या होती है? तो कंट्रोल+S इसकी शॉर्ट की होती है। क्वेश्चन नंबर 25, एमएस वर्ड में कौन सा टैब फॉन्ट, आकार, रंग और शैली के विकास प्रदान करता है? टैब इन एमएस वर्ड कंटेन ऑप्शंस फॉर फॉन्ट साइज, कलर एंड स्टाइल। मतलब फॉन्ट साइज अगर चेंज करना है, कलर या कोई स्टाइल चेंज करनी है तो आप कहाँ से करेंगे? तो ये सारे ऑप्शन जो है आपको होम टैब में ही मिल जाते हैं। होम टैब में ही जब आप ओपन करते हैं एमएस वर्ड तुरंत आपको दिखाई देता है, उसमें होम टैब में ही सारे ऑप्शन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, विच फीचर इज यूज टू क्रिएट अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ अ सिलेक्टेड टेक्स्ट? किसी भी टेक्स्ट की कॉपी बनाने के लिए हम लोग कॉपी कमांड का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, किस फंक्शन का यूज किया जाता है दस्तावेज में पेज नंबर डालने के लिए? हेडर और फुटर हम लोग यूज करते हैं पेज नंबर के लिए। विच कमांड इज यूज टू अलाइन टेक्स्ट टू द सेंटर इन एमएस वर्ड? एमएस वर्ड में टेक्स्ट को सेंटर में करने के लिए कौन सी शॉर्ट की यूज करेंगे? तो कंट्रोल L से आप लेफ्ट साइड में करते हैं अपने टेक्स्ट को, कंट्रोल R से राइट साइड में, कंट्रोल E से आप सेंटर कर सकते हैं। तो ये आपका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। कंट्रोल J से जस्टिफाई होता है, जैसे इस तरफ आपकी सारी चीज़ बिल्कुल बराबर लिखी हुई हैं तो इधर से भी बिल्कुल बराबर ही सारा कुछ कर देगा। आपका जो टेक्स्ट होगा बिल्कुल सीधी लाइन से ही लिखा हुआ होगा। तो यही हमारा कंट्रोल J वर्क करता है। शॉर्ट की कंट्रोल J यही काम करती है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं, विच फीचर ऑटोमेटिकली मूव टेक्स्ट टू द नेक्स्ट लाइन व्हेन इट रीच द एंड ऑफ अ लाइन? अगर जब आप कुछ टाइप कर रहे होते हैं तो जब आपकी पूरी लाइन फिल हो जाती है तो आपको खुद ही अगली लाइन पर कर्सर आपका भेज देता है और आप टाइप करते रहते हैं, आप अगली लाइन पे फिर टाइप करने लगते हैं। ये किस ऑप्शन की मदद से होता है? तो वर्ड रैप। वर्ड रैप मतलब रैप मिस होता है लपेटना, तो ये वर्ड को उसी में रैप कर देता है, वो बाहर नहीं जाने देता है। आप एक लाइन लिखेंगे, फिर जैसे ही आप आगे का टाइप करेंगे तो नई लाइन में आपको भेज देगा। क्वेश्चन नंबर 30, विच मेन्यू ऑप्शन इज यूज टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट? डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए कौन सा ऑप्शन यूज करते हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं सेव ऑप्शन हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्प्रेडशीट? इसमें से स्प्रेडशीट का कौन सा एग्जाम्पल है? तो जैसे हमने अभी बताया था आपको, एमएस वर्ड ये वर्ड प्रोसेसिंग का एग्जाम्पल है, पावर पॉइंट ये आपका प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल होता है, एमएस एक्सेल ये आपका स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है, नोटपैड ये टेक्स्ट का ही, ये भी टेक्स्ट एडिटर एक तरीके से बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, स्प्रेडशीट में एक पंक्ति और एक स्तंभ के प्रतिच्छेदन को क्या कहते हैं? मतलब जो आपका स्प्रेडशीट के अंदर रो और कॉलम्स होते हैं उनके जो इंटरसेक्शन एरिया होता है जहां पे वो मिल रहे होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग सेल बोलते हैं। फील्ड क्या होती है? सिलेक्टेड एरिया को हम लोग फील्ड बोल देते हैं। टेबल क्या है? जब हम एक डेटा पूरा एक बनाते हैं वो टेबल हमारा पूरा बन जाता है। डेटा क्या है? जो उनके अंदर इंफॉर्मेशन हम लोग लिखते हैं वो डेटा हमारा होता है। तो सेल हम इसको बोलते हैं जहां पे एक रो और कॉलम मिल रही होती है। जो ये हॉरिजेंटल लाइंस होती है इनको हम लोग रो बोलते हैं और जो वर्टिकल लाइंस इस तरीके से होती है इनको हम लोग कॉलम्स बोल रहे होते हैं। तो ये जो आपका रो और कॉलम जहां पर मिल रही होती है इसी को हम लोग क्या कहेंगे? इसी को हम लोग सेल बोलते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33, एमएस वर्ड में कोई फार्मूला शुरू करने के लिए कौन से आप साइन सबसे पहले यूज करते हैं? तो सबसे पहले आप इक्वल साइन लगाते हैं जिसकी मदद से कोई भी आप फॉर्मूला फिर आगे लगा सकते हैं। प्लस की मदद से आप ऐड करेंगे कुछ चीज़ों को, माइनस की मदद से आप माइनस कर सकते हैं। ऐसे डिवाइड करने के लिए आप डिवाइड साइन का यूज़ करते हैं। अगर आपको पावर कैलकुलेट करनी है तो इस तरीके से आपको एक साइन मिलता है। 6 नंबर की जो की होती है 6 जिस पे लिखा होता है उसके ऊपर ये होता है कैरेट सिंबल बोला जाता है। इसकी मदद से आप पावर किसी चीज़ की कैलकुलेट कर सकते हैं। वहीं ये आपका परसेंटेज का साइन होता है, अगर ये आप यूज़ कर रहे हैं तो परसेंटेज के आप काम कर पाएंगे। वहीं मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग एस्ट्रिक सिंबल आपका दिया गया होता है उसका हम लोग यूज करते हैं जिसकी मदद से हम लोग मल्टीप्लाई कर पा रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच फंक्शन इज यूज टू फाइंड द सम ऑफ रेंज ऑफ अ सेल? किसी भी
रेंज के सेल्स को ऐड करने के लिए हम लोग कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, तो सम फंक्शन हम लोग यूज़ करते हैं, जिसकी मदद से एक रेंज की चीज़ों को हम लोग जोड़ सकते हैं। एवरेज फंक्शन की मदद से हम लोग एवरेज निकाल सकते हैं। काउंट फंक्शन की मदद से हम लोग गिन सकते हैं कि उस रेंज के अंदर कितने सेल्स में कोई डेटा लिखा हुआ है, नंबर्स लिखे हुए हैं। अगर नंबर और टेक्स्ट दोनों चीज़ें अगर आपको देखनी है, तो वहाँ पर आप काउंट ए फंक्शन फिर आप वहाँ पर यूज़ करते हैं। अगर नंबर और टेक्स्ट दोनों चीज़ें काउंट करनी है, अगर सिर्फ नंबर काउंट करना है, तो आप काउंट फंक्शन यूज़ करेंगे। वहीं सबसे बड़ा नंबर देखने के लिए हम लोग मैक्स फंक्शन और सबसे छोटा नंबर ढूंढने के लिए मिन फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। विच टाइप ऑफ चार्ट इज बेस्ड फॉर शोविंग ट्रेंड ओवर टाइम? समय के साथ कोई भी चार्ट सबसे अच्छा कौन सा होता है? इसमें आपका लाइन चार्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। ये समय के साथ ट्रेंड को दिखाने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। पाई चार्ट का हम लोग यूज़ करते हैं जब कोई दो चीज़ें हमारे पास दी गई होती है, तब वहाँ पर पाई चार्ट का यूज़ किया जाता है। वो सबसे अच्छा तरीका होता है अपने डेटा को दिखाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें, विच फंक्शन यूज टू काउंट द नंबर ऑफ न्यूमेरिक वैल्यूज इन अ रेंज? तो अभी हम लोग ने बताया आपको, काउंट फंक्शन की मदद से आप बता सकते हैं कि किसी रेंज में कितने नंबर्स लिखे हुए हैं, तो एक काउंट फंक्शन आपको बताता है, सही ऑप्शन हो जाएगा। अगर नंबर और टेक्स्ट दोनों चीज़ें आपको देखनी है, तो काउंट ए फंक्शन लगाते हैं। सम फंक्शन की मदद से, ऐड और एवरेज फंक्शन की मदद से आप उसका एवरेज कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, विच फीचर अलाउ यू टू अप्लाई द सेम फॉर्मूला टू मल्टीपल सेल्स एट वंस? एक टाइम में कई सारे जगहों पर सेम फॉर्मूला लगाने के लिए कौन अलाउ करता है? तो वो होता है हमारा डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन फंक्शन की मदद से, कमांड की मदद से हम बता सकते हैं कि उस सेल के अंदर क्या चीज़ें वैलिड रहेंगी, वो हम बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 38, किस फंक्शन की मदद से हम लोग हाईएस्ट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे? तो यहाँ पे हमारे पास मैक्स फंक्शन आ जाएगा, जिसकी मदद से हम लोग मैक्सिमम वैल्यू पता कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेल में एक मान्य सेल संदर्भ नहीं है? A1 बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ऐसे ही हम लोग फर्स्ट सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। B5 भी सही लिखा हुआ है, C10 भी सही लिखा हुआ है, लेकिन 5A ये गलत लिखा हुआ है। सबसे पहले हमारे कॉलम का नंबर बताया जाता है, जो सबसे ऊपर दिए गए होते हैं ABCD करके, फिर साइड में रो के नंबर दिए गए होते हैं 1 2 3 करके, उसको हम लोग बाद में बताते हैं किसी भी सेल को बताने के लिए। क्वेश्चन नंबर 40, एमएस एक्सेल में किसी चयनित सेल को संपादित करने के लिए, मतलब एडिट करने के लिए कौन सी शॉर्ट की हम लोग यूज करते हैं? तो F2 शॉर्ट की यूज की जाती है अगर आप किसी सेल में कोई चेंजेस करना चाहते हैं। आपने कुछ सेल के अंदर टाइप किया, अब आप उस सेल को सेलेक्ट करेंगे, अगर आपने F2 प्रेस किया तो कर्सर आपका उस सेल के अंदर चला जाता है, जिसकी मदद से उसमें कोई चेंजेस आप कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर प्रस्तुतियां बनाने के लिए यूज किया जाता है, मतलब प्रेजेंटेशन बनाने के लिए यूज किया जाता है? तो MS पावर पॉइंट जो है हमारे पास, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा सही है यहाँ पे। MS पावर पॉइंट जो होता है, जिसकी मदद से हम लोग प्रेजेंटेशन वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज द स्लाइड इन प्रेजेंटेशन? स्लाइड क्या होती है प्रेजेंटेशन के अंदर? अ सिंगल पेज इन अ प्रेजेंटेशन, अ डॉक्यूमेंट इन अ वर्ड, अ चार्ट इन एक्सेल, अ फाइल इन पावर पॉइंट। तो जो डॉक्यूमेंट होता है वो तो हमारे MS वर्ड में बनता है, जिसपे हम लोग फाइल पर कुछ टाइप वगैरह करते हैं। एक्सेल के अंदर डेटा को दिखाने के लिए हम लोग चार्ट वगैरह यूज करते हैं। पावर पॉइंट में जो फाइल होती है वो हमारी एक पूरी हमारी प्रेजेंटेशन ही बोली जाती है, लेकिन जो एक स्लाइड होती है वो हमारे प्रेजेंटेशन का एक पेज होता है। एक पेज पर जिस पर आप टाइप करके कुछ चीज़ें दिखाते हैं, तो जितने भी आप पेज अलग अलग यूज़ करते हैं, उन सभी पेजेस को हम लोग स्लाइड बोलते हैं। और जो पेज की पूरी फाइल होती है वो हमारी प्रेजेंटेशन फाइल बोली जाती है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, विच फाइल एक्सटेंशन इज यूज्ड फॉर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन? पावर पॉइंट में फाइल एक्सटेंशन कौन सा होता है? .pptx, ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ये पावर पॉइंट का एक्सटेंशन नेम होता है। .doc, ये MS वर्ड का एक्सटेंशन नेम होता है। .xls, ये एक्सेल का एक्सटेंशन नेम है। .txt, ये टेक्स्ट का नोटपैड की जो फाइल होती है उसका एक्सटेंशन नेम होता है। क्वेश्चन नंबर 44, पावर पॉइंट में इंडिविजुअल स्लाइड्स को एडिट करने के लिए किस व्यू का यूज़ किया जाता है? मतलब अलग अलग स्लाइड्स को अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो कौन से व्यू का आप यूज़ करेंगे? तो यहाँ पे नॉर्मल व्यू आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नॉर्मल व्यू पे आप एक एक चीज़ों को ओपन करते हैं, उससे आप चीज़ें सही कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, विच फीचर इज यूज टू अप्लाई मोमेंट इफेक्ट टू ऑब्जेक्ट इन अ प्रेजेंटेशन? किसी भी प्रेजेंटेशन में अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे, चाहे टेक्स्ट हो, इमेज हो, फाइल हो, कोई फोटो वगैरह हो, तो उस पर अगर आप कोई मूवमेंट देना चाहते हैं, कोई इफेक्ट देना चाहते हैं, तो आप किसकी मदद से देंगे? तो एनिमेशन ऑप्शन होता है, जिसकी मदद से आप ये काम कर सकते हैं। स्लाइड ट्रांजिशन की मदद से आप उस पेज पर ट्रांजिशन दे सकते हैं। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा एनिमेशन। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 46 की बात करें, जो आपका प्रेजेंटेशन होता है उसकी शॉर्ट की क्या होती है, उसको
स्टार्ट करने की, अगर आप प्रेजेंटेशन स्टार्ट करना चाहते हैं उसकी शॉर्ट की क्या है, तो F5 आप प्रेस करेंगे जिसकी मदद से आप प्रेजेंटेशन को स्टार्ट कर पाएंगे। अगर आप शिफ्ट F5 प्रेस करते हैं तो जिस स्लाइड पर होंगे वहां से आपकी प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी। मान लीजिए आपने 20 पेज की प्रेजेंटेशन बनाई हुई है, तो आप अगर F5 प्रेस करेंगे तो जिस पेज पर होंगे वहां से आपकी प्रेजेंटेशन स्टार्ट होगी। अगर आपने F5 प्रेस किया तो बिल्कुल स्टार्टिंग से आपकी प्रेजेंटेशन स्टार्ट होगी। लेकिन अगर आपने शिफ्ट F5 प्रेस किया तो क्या होगा, जिस स्लाइड के ऊपर आप होंगे, जिस पेज के ऊपर आप काम कर रहे होंगे, वहीं से आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो शुरू होगी। क्वेश्चन नंबर 47, विच टैब कंटेन्स ऑप्शंस फॉर इंसर्टिंग पिक्चर्स, वीडियोस एंड शेप्स। पिक्चर, वीडियो और शेप्स वगैरह को इंसर्ट करने के लिए इसमें से कौन सी ऑप्शन का यूज करते हैं? तो होम टैब में तो नॉर्मल आपको सारे ऑप्शंस दिखते हैं। इंसर्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। इंसर्ट की मदद से हम ये सारी चीजें इंसर्ट करा सकते हैं पेज पे। कुछ भी बाहर से अगर लाना होता है पेज के ऊपर तो इंसर्ट मेन्यू में ही मिलती है वो सारी चीजें। इंसर्ट हो गया, टूल्स मेन्यू हो गए, स्टाइल मेन्यू हो गया, एडिट मेन्यू हो गया। इनसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इनको आपको ध्यान में रखना है। विच फीचर अलाउ द ट्रांजिशन इफेक्ट बिटवीन स्लाइड्स। दो स्लाइड्स के बीच में अगर ट्रांजिशन देना है तो कौन सा फीचर अलाउ करता है? तो होता है स्लाइड ट्रांजिशन, जिसकी मदद से अलग अलग जो हमारे पास स्लाइड्स होती है उन पर हम लोग ट्रांजिशन दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, इनमें से कौन सा प्रेजेंटेशन के लिए एक वैलिड व्यू नहीं है? स्लाइड शो, आउटलाइन, नॉर्मल व्यू, ये सारे व्यूज होते हैं हमारे प्रेजेंटेशन में। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं, www का पूरा नाम क्या होता है? तो यहाँ पे वर्ल्ड वाइड वेब, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नहीं। वर्ल्ड वाइड वेब www का फुल फॉर्म होता है। इंटरनेट पर वेबसाइट्स वगैरह एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए, स्थानांतरित करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं? तो इंटरनेट पे हम लोग एक फाइल को दूसरी जगह भेजने के लिए HTTP का यूज करते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। वहीं अगर फाइल आप एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में भेजते हैं, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अगर आप फाइल भेजेंगे, तब आप FTP फाइल ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। SMTP होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जब आप मेल वगैरह भेजते हैं वहां पे SMTP यूज होता है। IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेब ब्राउजर। इसमें से कौन सा वेब ब्राउजर है? MS वर्ड हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। गूगल क्रोम जो है ये वेब ब्राउजर का एग्जाम्पल है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। गूगल क्रोम जो है वो एक वेब ब्राउजर होता है, वहीं जो गूगल है वो एक सर्च इंजन है। एडोब रीडर ये एक एप्लीकेशन होती है जिस पर PDF वगैरह हम लोग ओपन करते हैं। विंडोज हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं, विच कंपनी डेवलप्ड द फर्स्ट वेब ब्राउजर। सबसे पहला वेब ब्राउजर किस कंपनी के द्वारा बनाया गया था? तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन आपका है माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, सर्न, गूगल। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा आपका CERN, ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। इसने सबसे पहला वेब ब्राउजर आपका बनाया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सर्च इंजन का उद्देश्य क्या होता है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ सर्च इंजन? वेबसाइट्स वगैरह डिजाइन करना? नहीं, वेबसाइट्स वगैरह तो हम लोग अलग एप्लीकेशंस वगैरह डिजाइन करते हैं। सर्च इंजन क्या करता है? सर्चिंग फॉर इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट के ऊपर इंफॉर्मेशन को सर्च करने का काम कौन करता है? हमारे सर्च इंजन करते हैं। ईमेल वगैरह को सेंड करने के लिए हम लोग दूसरी एप्लीकेशन वगैरह यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन। इसमें से कौन सा सर्च इंजन का एग्जाम्पल नहीं है? तो गूगल एक आपका सर्च इंजन होता है, याहू भी आपका सर्च इंजन होता है, बिंग भी आपका एक सर्च इंजन है। विंडोज जो है ये एक सर्च इंजन नहीं है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम आपका होता है। तो आप सारे ऑप्शंस को भी आप देखते चलिए साथ में। अगर आपको सही ऑप्शन नहीं भी पता है तो गलत ऑप्शंस अगर आप हटाते जाएंगे तो भी आप सही ऑप्शन पर पहुंच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं, विच कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग वेबसाइट डेटा टेम्परेरी। टेम्परेरी रूप से वेबसाइट्स का डेटा वगैरह स्टोर करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो यहाँ पर रैम रिस्पॉन्सिबल होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी रिस्पॉन्सिबल होती है, उसको थोड़ी देर के लिए होल्ड करके रखती है। जो डेटा आता है उसको रोक करके थोड़ी देर के लिए रैम रखती है। रोम में परमानेंट डेटा स्टोर होता है। CPU सारे प्रोसेसिंग वगैरह करता है। कैश मेमोरी क्या करती है? जो इनपुट्स होते हैं उसको बहुत जल्दी CPU तक की पहुंचाती है, जिससे क्या है डेटा जल्दी प्रोसेस हो सके। कैश मेमोरी इसका काम करती है। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं, नेटवर्किंग में IP का क्या अर्थ होता है? व्हाट डज IP स्टैंड फॉर इन नेटवर्किंग। तो IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। तो IP का मतलब यही है, इंटरनेट पे जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो सारे IP के अंदर बताए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू यूनिक आइडेंटिटी अ वेबसाइट ऑन इंटरनेट। इंटरनेट पे यूनिक आइडेंटिटी किसी वेबसाइट की पता करने के लिए किस चीज का यूज किया जाता है? IP एड्रेस, URL, वेब ब्राउजर या HTTP। HTTP तो हमने कहा ये एक प्रोटोकॉल होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसकी मदद से फाइल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है इंटरनेट पे।
वेब सर्वर, यहाँ तो सारी आपकी फाइल वगैरह सेव करके रखी जाती हैं। आईपी एड्रेस, ये जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं उनका यूनिक नेम होता है आईपी एड्रेस। हर कंप्यूटर का जो इंटरनेट से जुड़ी होती है उनके यूनिक नाम होता है आईपी एड्रेस। किसी भी वेबसाइट का जो यूनिक नेम होता है उसको बताता है हमारा यूआरएल, लेकिन किसी भी कंप्यूटर का जो एक यूनिक नेम होता है वो आईपी एड्रेस बताता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। वेब सर्वर का कार्य क्या होता है? जो वेब सर्वर्स होते हैं उनका यूज क्या होता है? स्टोरिंग वेब पेजेस एंड सर्विंग देम टू यूजर्स, वेब पेजेस को स्टोर करना और यूजर्स को वो देना, उन पर काम करवाना, ये सारे काम हमारा वेब सर्वर करता है। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं। ईमेल का पूरा नाम क्या है? तो ईमेल को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मेल के रूप में जानते हैं। ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ईमेल सर्विस प्रोवाइडर? ईमेल सर्विस प्रोवाइडर का यहाँ पर कौन सा एग्जाम्पल है? तो फेसबुक ये ईमेल सर्विसेज नहीं देता है। जीमेल हमारा ईमेल सर्विसेज प्रोवाइडर का एग्जाम्पल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, ईमेल भेजने के लिए कौन से प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है? तो ईमेल भेजने के लिए हम लोग SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का हम लोग यूज करते हैं, जिसकी मदद से आप ईमेल वगैरह भेजते हैं। POP3 क्या होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। जब हम कोई मैसेज वगैरह डाउनलोड करते हैं उस टाइम पे POP3 का यूज करते हैं। विच सोशल नेटवर्किंग साइट इज प्राइमरली यूज्ड फॉर प्रोफेशनल नेटवर्किंग? इसमें से कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट है जिसका हम लोग यूज प्रोफेशनल नेटवर्किंग के लिए करते हैं? तो फेसबुक नहीं है, ट्विटर भी नहीं है, लिंक्डइन यहाँ पर सही ऑप्शन होगा। लिंक्डइन पर हम लोग प्रोफेशनल वर्क के लिए हम लोग वहां पर जुड़ते हैं। विच टर्म रिफर टू अनवांटेड आर जंक ईमेल? जंक ईमेल या अनवांटेड जो ईमेल्स होती हैं, बेकार ईमेल्स होती हैं, उनको हम किस नाम से बताते हैं? तो ड्राफ्ट नहीं, ड्राफ्ट में तो हम लोग जो ईमेल्स होती हैं उनको भेजते हैं, वहां पर रखते हैं। अगर कोई ईमेल में भेजनी है तो हमने कुछ लिखा तो ड्राफ्ट में चली जाती है जब तक आप भेजेंगे नहीं। इनबॉक्स में वो हमारी ईमेल्स होती हैं जो आई हुई होती हैं। सेंड ईमेल, तो ईमेल सेंड करते हैं, टर्म है हमारा। तो स्पैम जो वर्ड है ये रिफर करते हैं जो बेकार ईमेल्स होती हैं जो हम नहीं चाहते हैं आए, उनको रिफर करने के लिए स्पैम वर्ड हम लोग यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल नेटवर्किंग साइट? इसमें से सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी नहीं है? तो फेसबुक आपका सोशल नेटवर्किंग साइट होती है, इंस्टाग्राम भी सोशल नेटवर्किंग साइट है, ट्विटर भी सोशल नेटवर्किंग साइट है, लेकिन जो गूगल ड्राइव है ये सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं होती है। तो सही ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, विच ई गवर्नेंस सर्विस अलाउ ऑनलाइन टैक्स पेमेंट इन इंडिया? ऑनलाइन टैक्स पेमेंट करने के लिए इसमें से कौन सी ई गवर्नेंस सेवा अनुमति देती है? डिजी लॉकर, जीएसटी पोर्टल, ई हॉस्पिटल या माई जीओवी? माई जीओवी पे तो आप गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स वगैरह दे सकते हैं। ई हॉस्पिटल पे आप हॉस्पिटल पे कनेक्ट हो सकते हैं, वहां पर आप उसमें पहले से बुकिंग वगैरह ले सकते हैं। डिजी लॉकर पे आप फाइल वगैरह स्टोर करके रखते हैं। जो जीएसटी पोर्टल है वहां पर आप ऑनलाइन जो पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। इसके लिए परमिशन गवर्नमेंट ने दी हुई है जीएसटी पोर्टल पे। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं। ई गवर्नेंस का मेन काम क्या होता है? तो ई गवर्नेंस का जो मेन काम होता है वो प्रोवाइडिंग गवर्नमेंट सर्विसेज इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली चीजें आपको इंटरनेट के थ्रू आपको गवर्नमेंट की सारी जो स्कीम है वो आपको बताना ई गवर्नेंस का मेन पर्पज है। क्वेश्चन नंबर 69, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकारी ई गवर्नेंस पहल का उदाहरण है? तो सरकारी ई गवर्नेंस पहल का उदाहरण क्या फेसबुक है, क्या यूट्यूब है, क्या इंस्टाग्राम है? नहीं, डिजी लॉकर जो है वो सरकारी ई गवर्नेंस पहल का उदाहरण है, जहाँ पे हम लोग अपनी जो फाइल्स वगैरह होती हैं, दस्तावेज होते हैं इंपॉर्टेंट, वो डिजी लॉकर पे सेव करके रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, भारत में डिजिटल दस्तावेज संग्रहण के लिए कौन सा पोर्टल उपयोग किया जाता है? जो डिजिटल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको स्टोर करने के लिए हम लोग डिजी लॉकर का यूज करते हैं। डिजी लॉकर पे ही हम लोग जो हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं उनको सेव करके रखते हैं। ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है। IRCTC का फुल फॉर्म इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म एंड कारपोरेशन होता है, जिस पर हम लोग ट्रेन वगैरह को लेकर के सारी चीजें वहां कर सकते हैं, वहां पर देख सकते हैं, उनकी टाइमिंग वगैरह हम लोग पता कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन पॉपुलर डिजिटल पेमेंट मेथड? इसमें से कौन सा लोकप्रिय डिजिटल भुगतान का तरीका है? तो कैश ये डिजिटल भुगतान नहीं बोला जाता है। चेक भी कोई डिजिटल हम लोग नहीं दे रहे होते हैं किसी को। यूपीआई एक डिजिटल पेमेंट का एग्जाम्पल है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। डिमांड ड्राफ्ट ये भी नहीं होता है। 71 का ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप खुद से भी प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कितने आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं। कमेंट सेक्शन में आप जरूर से बताइएगा कितने आपने इसमें से सही किए। भारत में यूपीआई लेन देन के लिए आमतौर पर कौन सा ऐप उपयोग किया जाता है? तो यूपीआई वगैरह चलाने के लिए हम लोग यहाँ पर गूगल पे का यूज करते हैं। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ये सारे हमारे मैसेजिंग ऐप्स हैं। गूगल पे यहाँ पे बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं। एनईएफटी का पूरा नाम क्या होता है? एनईएफटी का जो फुल फॉर्म होती है वो होती है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गवर्नमेंट बैक्ड डिजिटल वॉलेट इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सरकार समर्थित डिजिटल वॉलेट है? तो फोन पे, पेटीएम, भीम, गूगल पे। इसमें से फोन पे जो होता है ये भी आपकी बाहर की कंपनी है। पेटीएम, गूगल पे ये नहीं है। आपकी भीम जो है ये गवर्नमेंट ने इसको परमिशन दी हुई है कि यहाँ पर आप अपने पैसे वगैरह रख सकते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 75, विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड फॉर कॉन्ट्रैक्टलेस कार्ड पेमेंट? संपर्क रहित कार्ड भुगतान के लिए कौन सी तकनीकी यूज की जाती है? तो वो हम लोग क्यूआर कोड उसके लिए यूज करते हैं। क्यूआर कोड स्कैन करेंगे तो बिना कार्ड के भी हम लोग पेमेंट कर पाते हैं। ओटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? वन टाइम पासवर्ड होता है ओटीपी का फुल फॉर्म। क्यूआर का फुल फॉर्म क्विक रिस्पांस कोड इसका फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 76, विच सर्विस इज यूज्ड फॉर रियल टाइम मनी ट्रांसफर? रियल टाइम मनी ट्रांसफर करने के लिए इसमें से कौन सी चीज हम रियल टाइम मनी ट्रांसफर करने के लिए कौन सी सेवा का यूज करते हैं? तो होती है आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट का यूज हम लोग करते हैं, जिसकी मदद से हम लोग उसी टाइम पर जो फंड हमारा होगा, जो पैसे होंगे उनको ट्रांसफर कर सकते हैं। आरटीजीएस का फुल फॉर्म रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। आईएमपीएस का फुल फॉर्म इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है। एनईएफटी का फुल फॉर्म हम लोग देख चुके हैं, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है। ये इसके फुल फॉर्म्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, एटीएम का पूरा नाम क्या होता है? तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन ये इसका फुल फॉर्म होता है एटीएम का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजिटल फाइनेंशियल टूल? इसमें से कौन सा डिजिटल फाइनेंशियल टूल नहीं है? तो इंटरनेट बैंकिंग ये एक डिजिटल फाइनेंशियल टूल होता है। मोबाइल वॉलेट भी डिजिटल फाइनेंशियल टूल है। डेबिट कार्ड भी डिजिटल फाइनेंशियल टूल है। लेकिन जो चेकबुक होती है डिजिटल फाइनेंशियल टूल नहीं होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करते हैं। विच मोबाइल पेमेंट सिस्टम इज लॉन्च्ड बाय एनपीसीआई? एनपीसीआई की तरफ से, नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से कौन सी एप्लीकेशन लॉन्च की गई थी? तो भीम यूपीआई ये एनपीसीआई की तरफ से लॉन्च की गई थी। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं। डिजिटल वित्तीय लेन देन में आमतौर पर कौन सी सुरक्षा सुविधाओं का उपयोग किया जाता है? तो इसमें से पासवर्ड, ओटीपी, पासवर्ड का भी हम लोग यूज़ करते हैं, ओटीपी का भी यूज़ करते हैं, फिंगरप्रिंट का भी यूज़ किया जाता है। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो हमारे फंड्स वगैरह होते हैं डिजिटल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के टाइम पर सिक्योरिटी के लिए इन सब चीज़ों को हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये चैप्टर 8 तक के आपके क्वेश्चन हो चुके हैं। चैप्टर 9 से अब आपके आगे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ साइबर सिक्योरिटी? इसमें से साइबर सिक्योरिटी का मुख्य कार्य क्या होता है? तो साइबर सिक्योरिटी का जो मेन कार्य होता है प्रोटेक्टिंग डेटा एंड सिस्टम्स फ्रॉम साइबर थ्रेट्स। जो साइबर थ्रेट्स होते हैं उनसे अपने डेटा को प्रोटेक्ट करना, ये मेन काम होता है साइबर सुरक्षा का। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ साइबर अटैक? इसमें से कौन सा साइबर अटैक का एक प्रकार होता है? फिशिंग, डिबगिंग, प्रोग्रामिंग, अपलोडिंग। अपलोडिंग होता है जब हम कोई फाइल इंटरनेट पे अपलोड करते हैं, सेंड करते हैं, तो हम लिए अपलोडिंग बोली जाती है। वहीं जब कोई फाइल हम लोग इंटरनेट से अपने डिवाइस में लेते हैं, कंप्यूटर में लेते हैं, तो उसको डाउनलोडिंग बोलते हैं। जब हम लोग कोई एप्लीकेशन वगैरह बना रहे होते हैं, सॉफ्टवेयर वगैरह बना रहे होते हैं, तो उसको प्रोग्रामिंग बोलते हैं। डिबगिंग होता है जब आप कोई गलती वगैरह आपने की तो उसको सही करना, जब आप सही करते हैं तो उसको डिबगिंग बोला जाता है। फिशिंग यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये फिशिंग एक टर्म होता है साइबर अटैक्स में। जब आप कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह चोरी करते हैं किसी डिवाइस से तो वो फिशिंग टर्म वहाँ पर यूज़ किया जाता है। ये आपका बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, साइबर सुरक्षा में वीपीएन का पूरा नाम क्या होता है? तो वीपीएन का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये क्या करता है? वर्चुअली एक नेटवर्क आपका छोटा सा बनाता है जिसके अंदर आप काम करते हैं, तो आप सिक्योर उसके अंदर रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस? अनऑथराइज्ड एक्सेस मतलब जिसको आप जानते नहीं है उसके आने जाने को आप कैसे रोक सकते हैं? तो उसके लिए हम लोग फायरवॉल का यूज़ करते हैं, जिसकी मदद से जो वायरसेस वगैरह होते हैं, जो मेलवेयर्स वगैरह होते हैं, उनको हम लोग रोक सकते हैं। ट्रोजन, मेलवेयर, फिशिंग ये सारे आपके टर्म हो गए। ट्रोजन आपका एक मेलवेयर होता है, मेलवेयर ये सारे वायरस वगैरह सारे मेलवेयर्स ही होते हैं। फिशिंग एक टर्म है जो कि अभी हमने समझा फिशिंग क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 85 की बात करते हैं। विच वन इज नॉट अ साइबर सिक्योरिटी थ्रेट? इसमें से कौन सा साइबर सिक्योरिटी खतरा नहीं है? तो रैंसमवेयर एक साइबर सिक्योरिटी खतरा होता है। स्पाईवेयर भी साइबर सिक्योरिटी खतरा होता है जब कोई जासूसी कर रहा होता है आपके कंप्यूटर में। फिशिंग जब कोई चोरी करता है आपकी इंफॉर्मेशन।
एंटीवायरस ये साइबर सुरक्षा में खतरा नहीं होता है। एंटीवायरसेस तो वो होते हैं जो हमें इससे बचाते हैं। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक मजबूत पासवर्ड का उदाहरण है? तो अगर आप अल्फ़ाबेट वगैरह टाइप करते हैं, उसके साथ कुछ कैरेक्टर वगैरह भी, आप स्पेशल कैरेक्टर का भी यूज़ करते हैं अपने पासवर्ड में, तो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड माना जाता है। ये जो पासवर्ड्स होते हैं बिल्कुल सिंपल होते हैं। इनको बाईपास करना थोड़ा ज़्यादा आसान होता है अटैकर्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करते हैं, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, 2FA कभी-कभी इसको लिख दिया जाता है, 2FA शॉर्ट में लिख दिया जाएगा। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इसमें से कौन सा प्रदान करता है? फास्टर इंटरनेट स्पीड एंड एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी, फ्री एक्सेस टू वेबसाइट, ऑटोमेटिक पासवर्ड रीसेट। इसमें से बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जो एक्स्ट्रा लेयर एक बना देता है सिक्योरिटी के लिए। मतलब 2 बार आप पहले एंटर करेंगे, पहले आप गेट पे एंटर करेंगे, तब आपसे पासवर्ड वगैरह पूछा जाएगा, फिर आप ओटीपी वगैरह बताएंगे, तो इसी को आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ मालवेयर? इसमें से कौन सा मालवेयर का एक रूप नहीं है? तो वायरस, वॉर्म, ट्रोजन, ये जो भी होते हैं सारे मालवेयर्स के ही टाइप्स होते हैं, लेकिन जो फायरवॉल होता है ये हमारे एंटीवायरस का एग्जाम्पल है। तो फायरवॉल यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 की बात करते हैं, यदि आपको किसी अज्ञात प्रेषक से संदिग्ध ईमेल प्राप्त होती है तो आप क्या करेंगे या आपको क्या करना चाहिए? क्या यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, ओपन इट इमीडिएटली, क्या आप उसको तुरंत ओपन करेंगे? नहीं, तुरंत ओपन नहीं करना चाहिए। डू नॉट क्लिक ऑन लिंक एंड डिलीट इट, आप उस लिंक पर क्लिक नहीं करिएगा और उसको तुरंत डिलीट कर दीजिएगा। ये बिल्कुल सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। आप उस लिंक को क्लिक ना करें और उसको डिलीट कर दें। ऑप्शन सी पूछ रहा है रिप्लेस विद पर्सनल इन्फॉर्मेशन, क्या उसके साथ हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन रिप्लेस करेंगे? ये भी बिल्कुल गलत है। और क्या हम उसे अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में फॉरवर्ड करेंगे? ये भी बिल्कुल गलत है। पहले आप खुद चेक करिए, फिर आप अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में किसी को अगर कोई मैसेज भेजना है तभी आप उस चीज़ को आगे बढ़ाइए। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करते हैं, विच लॉ इन इंडिया डील्स विद साइबर क्राइम्स? भारत में साइबर अपराधों से निपटने के लिए कौन सा कानून बनाया गया है? इसका जो सही आंसर होगा वो IT एक्ट 2000, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, ये एक्ट आपका 2000 में बनाया गया था, जिससे साइबर खतरों से बचाने के लिए रुपए लेन देन को लेकर के इन सब के लिए इसमें कानून बनाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 91 की बात करते हैं, जो कि चैप्टर 10 से हमारे अब क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं। लास्ट चैप्टर है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI का क्या काम होता है? तो AI क्या करता है? द एबिलिटी टू मशीन टू परफॉर्म टास्क दैट रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस, मशीन्स को ऐसी एबिलिटी दे देना जिसकी मदद से जो इंसानों को चाहिए वो टास्क करके दे। तो ये बिल्कुल सही आपका ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरस, ये बिल्कुल गलत है। आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये भी बिल्कुल गलत है। AI कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। सर्च इंजन, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका। क्वेश्चन नंबर 92 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की स्किल फॉर द फ्यूचर वर्कफोर्स? भविष्य की कार्यशक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण कौशल है? तो क्रिटिकल थिंकिंग, ये तो है ही है, क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए, डिजिटल लिटरेसी भी होनी चाहिए, आप चीज़ों को समझ रहे हो जो डिजिटल में चल रही हैं चीज़ें। तो ऑल ऑफ द एबव यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सारी चीज़ें भविष्य में वर्कफोर्स को बढ़ाने के लिए ये सारी स्किल्स रिक्वायरमेंट में होनी चाहिए। 93 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ AI इन डेली लाइफ? डेली लाइफ में AI का इसमें से कौन सा उदाहरण है? सबसे पहले ऑप्शन हमें देखिए मिलता है वर्चुअल असिस्टेंट्स लाइक सिरी एंड एलेक्सा। सिरी आपने यूज़ किया होगा, एलेक्सा होता है जिससे आप कुछ भी चीज़ें कहते हैं तो आपके फ़ोन या लैपटॉप में, कंप्यूटर्स वगैरह में वो काम आपको करके दे देता है। क्वेश्चन नंबर 94 की बात करते हैं, AI विकास में सामान्यतः कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है? AI वगैरह बनाने के लिए जो सबसे ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ होती है वो होती है पाइथन। पाइथन का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है AI वगैरह मॉडल्स जो होते हैं उनको बनाने के लिए। सी लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है जो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको बनाने के लिए। HTML वगैरह का हम लोग यूज़ करते हैं वेब पेज वगैरह बनाने के लिए। SQL का यूज़ करते हैं सर्वर वगैरह बनाने के लिए, अपने जो डेटाबेस होता है उसको मैनेज करने के लिए सर्वर पे। क्वेश्चन नंबर 95 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन AI का एक प्रकार नहीं है? तो मशीन लर्निंग AI का एक मॉडल होता है। डीप लर्निंग भी AI का एक एग्जाम्पल है। वर्ड प्रोसेसिंग ये नहीं होता, ये तो एक एप्लीकेशन का एक टाइप होता है। एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनके टाइप्स हमारा वर्ड प्रोसेसिंग है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग ये भी AI का एक प्रकार होता है। AI इसका भी काम करता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख करके कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। NLP इसका लिख देंगे और पूछेंगे इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग ये इसका एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 96, कौन सी तकनीक कंप्यूटर को डेटा से सीखने और भविष्यवाणी करने की अनुमति देती है? मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, डेटाबेस मैनेजमेंट। यहाँ पे मशीन लर्निंग जो है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्या करता है?
टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर्स क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी से सीखते हैं और डेटा में प्रेडिक्शन कर पाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 97, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट फ्यूचर स्किल रिलेटेड टू एआई। एआई से रिलेटेड इसमें से कौन सी एक इंपॉर्टेंट फ्यूचर स्किल है? डेटा साइंस, हैंड राइटिंग, टाइपिंग स्पीड, पेपर फिलिंग। तो पेपर फिलिंग से कोई मतलब नहीं है, टाइपिंग स्पीड का भी लेना देना नहीं है, हैंड राइटिंग का भी मतलब नहीं है। डेटा साइंस यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। डेटा साइंस पे काम करना, भविष्य में एआई पर आप और अच्छा काम कर पाएंगे अगर डेटा साइंस पर आप काम करेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 98 की बात करते हैं। रोबोटिक्स क्या है? व्हाट इज रोबोटिक्स? आ स्टडी ऑफ बिल्डिंग इंटेलिजेंट मशीन्स। इंटेलिजेंट मशीन्स को बनाना, उस पर स्टडी करना, यही हमारा क्या बोला जाता है? रोबोटिक्स बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 99, एआई का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? तो एआई का हम सबसे ज़्यादा उपयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता है? तो एआई का उपयोग हेल्थ केयर में होता है, बैंकिंग में भी होता है, एजुकेशन में भी होता है, हैंडमेड पॉटरी वगैरह में नहीं होता। जो हाथों से बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं उसमें हम लोग एआई का यूज़ नहीं करते हैं, बाकी सब में यूज़ किया जाता है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एआई के भविष्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है? एआई विल ऑटोमेट सम जॉब्स। एआई कुछ जॉब्स को खुद से करने लगेगा, बट क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटीज। बिल्कुल सही है। एआई क्या करता है? एआई की मदद से क्या कर सकते हैं? कुछ जॉब्स वगैरह होती हैं वो खुद से रन करने लगेंगी, मतलब एआई के थ्रू काम करेंगी, लेकिन कुछ नई जॉब्स होंगी वो भी बनेंगी। तो ये फ्यूचर में एआई का एक सबसे अच्छा ऑप्शन है। एआई विल रिप्लेस ऑल ह्यूमन, ये बिल्कुल गलत चीज़ है। एआई जो ह्यूमंस को रिप्लेस नहीं कर सकती पूरी तरीके से, हाँ कुछ काम जरूर से करेगी, लेकिन और नई जो जॉब्स होंगी वो भी बनेंगी एआई की मदद से। तो ये हमारे 100 क्वेश्चंस थे, जिसमें हमने हर चैप्टर से 10-10 क्वेश्चंस को देखा, किस चैप्टर से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको पूरी नॉलेज मिल गई होगी। कमेंट करके जरूर से बताइएगा कितने आपके इसमें से सही हुए। एग्जाम के टाइम पर पूरे सिलेबस का रिवीजन करने के लिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। किसी और भी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप बता सकते हैं उसके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।